अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो चैप्टर 7 है उसकी किट। अब पार्टनरशिप की किट में मैंने आपको 4 एमसीक्यूज नहीं कराए थे। मैंने आपसे कहा था कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। तो उससे रिलेटेड 4 एमसीक्यूज थे, तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चैप्टर 7 के एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज करेक्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला था कि रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द पार्टनरशिप। नहीं, इसको प्रॉपर आपको इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन इसकी करानी पड़ती है। रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ये नहीं बनती। उसके बाद द पार्टनरशिप डिसॉल्व व्हेन अ पार्टनर लीव्स। नहीं, ये तो जनरल पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक थी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिस तरह कंपनी फॉर्मली डिसॉल्व होती है, उसको डिसोल्यूशन प्रोसीजर होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी वो फॉलो करना पड़ता है। थर्ड है, द पार्टनरशिप मस्ट हैव टू डेजिग्नेटेड मेंबर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। यस, एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से हमने पढ़ा था कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड मेंबर्स जो हैं उनका होना जरूरी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड वाली। द पार्टनरशिप इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम ऑडिट, तो ये भी करेक्ट नहीं है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के हवाले से अगेन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द पार्टनरशिप इज लायबल फॉर इट्स ओन डेट्स। यस, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं वही लायबल होंगे अपने डेट्स के लिए, ठीक है। द पार्टनरशिप डज नॉट नीड टू फाइल अकाउंट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। पार्टनरशिप में, लिमिटेड लाइबिलिटी में आपको अकाउंट फाइल करने पड़ते हैं। वन पार्टनर मे नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, ये भी गलत है। सारे पार्टनर्स जो है ना वो सारे मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। वेयर द पार्टनरशिप कैन नॉट पे इट्स ओन डेट, द पार्टनर्स आर जॉइंटली लायबल अप टू एन अमाउंट दे हैव गारंटीड, तो ऑब्वियसली नहीं है, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। वो सिर्फ उसी के लिए लायबल है जो बेसिकली उन्होंने उनकी जितनी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो बाकी 3 स्टेटमेंट गलत हैं, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है। ऑब्वियसली जो पार्टनरशिप है वो अपने डेट्स के लिए लायबल होगी, ना कि पार्टनर्स होंगे, क्योंकि कंपनी जैसे कंपनी होती है वैसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, मोस्टली वही फीचर्स होते हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसर्निंग द पार्टनरशिप एंड लीगल चार्जेस। तो पार्टनरशिप जो है वो अपने एसेट्स पे सिर्फ फिक्स चार्ज जो है उसको मिल सकता है, फ्लोटिंग चार्ज जो है उसको नहीं मिलता। तो ये आपने याद रखना, हमने पढ़ा भी था क्लास में। फिर लास्ट क्वेश्चन है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, कि कौन सी चीज नेसेसरी है पार्टनरशिप को खत्म करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो फॉर्मल लिक्विडेशन प्रोसीजर को फॉलो करती है। जैसे एक कंपनी डिसॉल्व होती है, हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 में, वैसे ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होती है, ठीक है। क्लियर है ये। जी जी। सही है। अब मूव करते हैं पीपीपी किट में जो चैप्टर 7 के सवाल हैं उनसे। ये भी चैप्टर 7 रिलेटेड ही था, लेकिन ये हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि थोड़ा कैप्टन और उसमें फर्क था टॉपिक। ये 7 में आया था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाला। खैर, अब स्टार्ट करते हैं। कॉपरेशन एंड लीगल पर्सनैलिटी, चैप्टर 7 है हमारा, कंपनी लॉ जो है। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ रनिंग अ बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर बिजनेस को चलाने का फायदा क्या है। पहला बेनिफिट लिखा हुआ है, नो फॉर्मल प्रोसीजर टू सेट अप द बिजनेस। तो यस, ये फायदा है कि आपको कोई फॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना पड़ता सोल ट्रेडर बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। बाकी बिजनेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द ओनर, ये तो नुकसान है ना कि बंदा बिजनेस सारा ओनर पे ही डिपेंडेंट होगा, ठीक है। बाकी इकोनॉमीज ऑफ सेल्स स्केल की एब्सेंस ये होती है कि बिजनेस छोटा है तो कम प्रोडक्शन बनती है। अगर इकोनॉमीज ऑफ सेल का मतलब ये होता है कि जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर छोटे बिजनेस के लिए होते हैं, तो उनमें ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होती। तो ये तो फायदा ना हुआ ना, नुकसान हुआ। तो पहली चीज फायदा है कि आपको कोई प्रोसीजर नहीं चाहिए फॉर्मल के जी, जिस तरह कंपनी बनाने के रजिस्ट्रार के पास जाओ, ये चीजें जमा कराओ, उसके बाद जो है रजिस्टर होती है। तो सोल ट्रेडर में ऐसा नहीं होता। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोल ट्रेडर इज करेक्ट। सोल ट्रेडर के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली लिखी है, द बिजनेस इज लीगली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर। नहीं, बिजनेस इज द ओनर, ओनर इज द बिजनेस। बिजनेस में नुकसान होगा, ओनर जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो बिजनेस और ओनर कोई सेपरेट नहीं होते, दोनों सेम ही होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑल ऑफ द सोल ट्रेडर्स प्रॉफिट एक्रू टू द ओनर। सोल ट्रेडर का जितना भी प्रॉफिट है वो ओनर के पास जाता है। तो ऑब्वियसली छोटा बिजनेस होता है, ओनर ही सब कुछ होता है, तो जो प्रॉफिट होगा वो ओनर के पास ही जाएगा। बाकी सोल ट्रेडर डू नॉट नीड टू रजिस्टर फॉर वैट, तो ये गलत है। सोल ट्रेडर वैट से अगर चाहे तो रजिस्टर करवा सकता है, ठीक है। वैट यानी कि टैक्स, टैक्स रजिस्टर्ड हो सकता है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि उसको जरूरत नहीं है टैक्स रजिस्टर्ड होने की, तो गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है।
उसके बाद है इन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी में व्हाट इज द लिमिट ऑफ मेंबर्स लाइबिलिटी, मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी की लिमिट क्या है? द अमाउंट दे गारंटी टू पे इन द इवेंट ऑफ द कंपनी बिंग लिक्विडेटेड, जब कंपनी बंद होगी तो जो उन्होंने अमाउंट गारंटी की हुई है वो उनकी लाइबिलिटी होगी, तो नहीं, ये कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तो है नहीं, लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दे हैव परचेज्ड इंक्लूडिंग एनी अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन द शेयर दैट दे ओन, जितना शेयर कैपिटल उनका था और जिसमें से जो पेमेंट अभी उनकी लेफ्ट भी थी यानी कि उन्होंने करनी थी, तो उसके लिए वो लायबल होंगे, तो यस डेफिनेटली वो उसी के लिए ही लायबल होंगे। ठीक है, शेयर होल्डर जो है वो उसी चीज के लिए लायबल होता है जितना उसका शेयर होल्डिंग होती है कंपनी में। ठीक है, तो जितना उन्होंने शेयर परचेज की और जो फॉर एग्जाम्पल अब जब कोई बंदा शेयर परचेज करता है तो सारी वैल्यू वो ये नॉर्मल नहीं होता कि वो सारी वैल्यू साथ दे दे, कुछ कैपिटल वो बाद में भी पे ऑफ करता है, तो जितना उसने देना होता है उसी के लिए वो लायबल होता है, जितनी उसकी शेयर होल्डिंग की अमाउंट होती है उसी के लिए वो लायबल होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद है विच टाइप ऑफ द कंपनी डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, कौन सी टाइप ऑफ कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होता, तो कंपनी अगर है तो उसमें शेयर कैपिटल बेसिकली होगा। ठीक है, अगर जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है उसमें भी शेयर कैपिटल होगा, पब्लिक कंपनी में तो डेफिनेटली होता है। अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर कैपिटल नहीं होता, गारंटीड अमाउंट होती है। ठीक है, यूजली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ये होते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आपने याद रखना है कि सारे फीचर्स उसके कंपनी वाले ही होते हैं, शेयर्स वगैरह ये वो, एक ये होता है कि अगर कंपनी के एसेट्स इनफ नहीं है डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, फिर जो मेंबर्स होंगे उनको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो अगर कंपनी के भी फीचर्स आपने कुछ लेने हैं और साथ अनलिमिटेड वाला पर्पस भी रखना है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो खैर शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में नहीं होता। बाकी है हाउ मच इज द मिनिमम इशूड शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक कंपनी, इशूड शेयर कैपिटल जो मिनिमम एक पब्लिक कंपनी का होना चाहिए वो 50,000 पाउंड होना चाहिए, यानी कि 50,000 पाउंड की शेयर्स उन्होंने इशू कर दिए, जिसमें से 1/4 जो है वो पेड अप होना चाहिए, 1/4 और नॉमिनल जितना भी है वो आपका पेड अप होना चाहिए, यानी कि उतनी अमाउंट आपने हासिल कर ली हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ कंपनी सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, कंपनी जो है वो अपने ओनर से सेपरेट होती है तो इसका क्या इफेक्ट बेसिकली वो पूछ रहा है। तो मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फोर्स ऑफ लॉ, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं डायरेक्टर्स होते हैं वो लॉ से बचे रहते हैं, तो देखें ये तो अफेक्ट ना हुआ ना। कभी कभार जो वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है यानी कि जो सेपरेट लीगल वाली पर्सनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसको डीपली स्टडी किया जाता है, और लॉ जो है कभी कभार शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती है कि उन्होंने गलत और नाजायज फायदा उठाया है सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी वाले कॉन्सेप्ट का। तो अगर सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो लॉ से कानून से बचे रहेंगे, नहीं। द कंपनी इज लायबल फॉर इट्स ओन डेट्स, कंपनी अपने डेट्स के लिए खुद लायबल है, यस। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी में हमने कहा था कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, वो अपने डेट्स के लिए खुद लायबल है, वो अपने नाम पे ही किसी को सू कर सकती है। ठीक है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है, तो यस ये इफेक्ट है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट जो उसने लिखी हुई है कि मेंबर्स हैव नो लायबिलिटी इन द इवेंट ऑफ कंपनी बीइंग इंसॉल्वेंट, तो गलत है, मेंबर्स की लायबिलिटी होती है कितनी, जितनी उनकी शेयर होल्डिंग होती है, तो ये कह देना कि उनकी लायबिलिटी है ही नहीं तो ये तो गलत है। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब कंपनी बंद हो रही हो। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल द कोर्ट लिफ्ट द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो किस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो लिफ्ट करेगी, जब डायरेक्टर्स फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग करेंगे तो यस उस सिचुएशन में भी जो है वो वेल को उठाया जाता था, जब ग्रुप अकाउंट्स हो उस सिचुएशन में भी वेल को जो है आप वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को उठाते थे। ठीक है, चार चीजें थी हमने पढ़ी थी, जब डायरेक्टर्स अगर फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं तो आप वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को उठा के चेक करते हो कि क्या डायरेक्टर्स को जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, तो ऑब्वियसली अगर वो फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट अ बिजनेस इज बीइंग रन एज अ सोल ट्रेडर, इनमें से कौन से स्टेप्स जो है वो इंडिकेट करते हैं कि बिजनेस जो है एज अ सोल ट्रेडर चल रहा है। द बिजनेस डज नॉट एम्प्लॉय एनी एम्प्लॉयज, नहीं, सोल ट्रेडर का मतलब ये होता है कि एक ही बंदा होता है जो बिजनेस को बेसिकली चला रहा होता है, यानी कि एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आगे एम्प्लॉयज तो वो हायर कर सकता है बेसिकली। ठीक है, एक दो तीन जैसे दुकान होती है, रिटेल शॉप होती है, उसमें भी एक ओनर होता है, उसने दो तीन लोग रखे होते हैं काम के लिए, तो एम्प्लॉय कर सकता है। इट डज नॉट इट डज नॉट फाइल अकाउंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अकाउंट फाइल नहीं करता। द बिजनेस इज रन बाय वन पर्सन विच इज नॉट लीगली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। ठीक है,
तो देखें जो बाकी तीन चीजें वो कंपनीज के हवाले से भी होती हैं, लेकिन सोल ट्रेडर के हवाले से सिर्फ यही चीज होती है कि वो बिजनेस एक ही बंदा चला रहा होता है और वो बिजनेस से डिस्टिंक्ट नहीं होता, यानी कि ओनर बिजनेस है और बिजनेस ही ओनर है बेसिकली। उसके बाद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स विश टू सेट अप अ बिजनेस, फ्रेंड्स का ग्रुप चाह रहा है कि वो बिजनेस स्टार्ट करें और उनकी ये ख्वाहिश है कि वो अपनी लाइबिलिटी लिमिट रखें फॉर द बिजनेस दैट्स टू द अमाउंट दैट दे एग्री टू व्हेन बिजनेस इज फॉर्म्ड। यानी कि वो ये चाहते हैं कि हम लोग चार पांच बंदे या जितने भी बंदे हैं हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें, और वो ये भी चाहते हैं कि जो हमारी लाइबिलिटी है वो क्या रहे, लिमिटेड रहे जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है उस उससे, ठीक है। तो कौन से टाइप ऑफ बिजनेस सूटेबल होगा? ऑब्वियसली जो है लिमिटेड बाय शेयर सूटेबल होगा, कि जितनी होल्डिंग है उतने के लिए आप लायबल हो। अनलिमिटेड कंपनी में मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड लिमिटेड हो जाती है जब आपके कंपनी के फंड्स अवेलेबल इनसफिशिएंट हो टू मीट द डेट्स, ठीक है। तो वो तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। बाकी लिमिटेड बाय शेयर्स में तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जितनी शेयर होल्डिंग होगी उतने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। पार्टनरशिप से मुराद होता है जनरल पार्टनरशिप, तो जनरल पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये भी उनके लिए ठीक नहीं है। कॉपरेशन सोल का मतलब होता है वो कंपनी जिसमें एक ही बंदा होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, तो कॉपरेशन सोल भी उनके लिए ठीक नहीं है। क्लियर है ये वाला? जी जी। उसके बाद है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनी के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स, नहीं। अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 1 मेंबर, ये आप नोट भी कर लीजिएगा कि एटलीस्ट वन शेयर होल्डर होना चाहिए पब्लिक कंपनी का, ठीक है, दो नहीं। अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स, ठीक है, हाँ ये हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यस। जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, वो नाम ही पब्लिक लिमिटेड होता है, तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नहीं हो सकती। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी बेसिकली होती है, ठीक है। बाकी ये पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एलटीडी, नहीं। अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव पीएलसी एट द एंड ऑफ इट्स नेम, तो ये तो नहीं होगा। बाकी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया दैट अ कंपनी मस्ट मीट इफ इट इज टू क्वालिफाई फॉर स्मॉल कंपनीज रिजीम। अच्छा ये चीज थी नहीं स्टडी टेक्स्ट में, तो यहाँ से आपने समझ जाना है कि स्मॉल कंपनी जो है, स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं, क्या क्राइटेरिया है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कंपनी क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो अब जो सवाल है उसमें तो उसने ये पूछा हुआ है कि एक चीज जो है वो क्राइटेरिया में शामिल नहीं है, ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज शामिल नहीं है। तो जो चीज शामिल नहीं है उसके अलावा बाकी सारे क्या होंगे, क्राइटेरिया होंगे। तो नेट प्रॉफिट ऑफ नॉट मोर देन 1 मिलियन, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है ये देखने के लिए कि क्या कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं। क्या क्या क्राइटेरिया होता है? नंबर वन, जो उसका बैलेंस शीट का टोटल होता है, यानी कि जो उसके एसेट्स और होते हैं उसके टोटल जो होता है वो 5.1 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका रेवेन्यू जो है वो 10.2 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें जो है 50 या 50 से कम एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर किसी कंपनी में तो हैं, तो वो कंपनी किसके लिए क्वालिफाई करती है? स्मॉल कंपनी के लिए, ठीक है। ये आप क्लास के बाद जो है नोट डाउन कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग से देख के कि स्मॉल कंपनी किस कंपनी को कहते हैं। वो ये तीन क्राइटेरियाज है जो फॉलो होंगे, ठीक है। बाकी नेट प्रॉफिट हमारा आंसर था कि ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती नेट प्रॉफिट की। बैलेंस शीट का टोटल यानी कि एसेट्स इतने होने चाहिए, और टर्नओवर जो है वो 10.2 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 50 या उससे कम एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। ये तीन चीज़ें जिस कंपनी में होंगी वो यूके में स्मॉल कंपनी कहलाती है। ये लेक्चर में नहीं था, ये बीपीपी किट की एक एडिशनल चीज़ है, तो चलें आप ये याद कर लीजिएगा, ये आपने याद करना है, ये टेस्ट हो सकता है। बाकी है विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कंपनी दैट हैज इट्स शेयर ट्रेड ऑन पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जिस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं उस कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। जिस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं वो आपकी लिस्टेड कंपनी कहलाती है, ठीक है। चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, अगर उसके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं तो वो लिस्टेड कंपनी कहलाएगी। बाकी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेरेंट कंपनीज इज नॉट करेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्सिडरी जो होती है, पेरेंट कंपनी की एक सब्सिडरी होती है, उसका मतलब ये होता है कि पेरेंट कंपनी का उस सब्सिडरी में क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो पेरेंट कंपनी से रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, यानी कि तीन करेक्ट हैं एक करेक्ट नहीं है। पहला है अ कंपनी इज अ पेरेंट कंपनी इफ इट होल्ड्स द मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स इन अनदर कंपनी। तो ये तो करेक्ट बात है, पेरेंट है यानी कि वो पेरेंट कंपनी उसी को बोलते हैं ना जिसका कंट्रोल हो बेसिकली सब्सिडरी पे, और कंट्रोल वोटिंग राइट से भी आता है।
जिसके पास 60-70% वोटिंग राइट्स हैं, तो वो हर फैसले को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना वो बंदा। कंपनी के जो भी डिसीजंस होंगी, जब वोटिंग उसके पास इतनी ज्यादा है तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो इसका मतलब है उसका कंट्रोल है। तो ये तो पहली स्टेटमेंट पेरेंट कंपनी के हवाले से ठीक है। दूसरा है, अ कंपनी इज अ पेरेंट कंपनी इफ इट हैज अ राइट टू एक्सरसाइज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी पे डोमिनेंट है, इन्फ्लुएंस उसका है, तो ऑब्वियसली वो फिर पेरेंट कंपनी होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अ कंपनी इज अ पेरेंट कंपनी इफ इट होल्ड्स सब डिबेंचर्स इन अनदर कंपनी। डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? लोन स्टॉक, ये वो। तो लोन स्टॉक कोई क्राइटेरिया नहीं होता ये चीज डिसाइड करने का कि क्या ये कंपनी पेरेंट है या नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा कि ये चीज इनकरेक्ट है। ठीक है। बाकी लास्ट जो है कि अ कंपनी इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ एनी सब्सिडरी दैट इट्स सब्सिडरी कंपनी कंट्रोल्स, यानी कि जिस पे उसका कंट्रोल हो। तो ऑब्वियसली अगर कंट्रोल है तो वो पेरेंट कंपनी होगी। तो लास्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, तो जो सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में डिबेंचर, यानी कि उन्होंने उसको लोन दिया हुआ है, लोन स्टॉक होल्ड करती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी उसकी सब्सिडरी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये? जी जी। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिगार्ड टू द कंपनीज लीगल पर्सनैलिटी इज करेक्ट। कंपनी की लीगल पर्सनैलिटी के हवाले से जो है वो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी एग्जेम्प्ट्स मेंबर फ्रॉम लाइबिलिटी इफ द कंपनी इज लिक्विडेटेड। तो ये अगेन गलत है, एग्जेम्प्ट तो नहीं करती ना। सिर्फ लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिट होती है? जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, जितनी उनकी शेयर होल्डिंग होती है, तो एग्जेम्प्ट नहीं करती। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ओनली अप्लाइज टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, नो, नहीं। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी डज नॉट अप्लाई टू अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट हर कंपनी में अप्लाई होता है, कि कंपनी जो है वो अपने ओनर से डिस्टिंक्ट है, कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। ऑटोमेटिकली आंसर हमारा डी हो गया कि सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी कैन बी इग्नोर्ड इन सर्कमस्टांसेस। तो यस, हम करते थे ना इग्नोर। कब करते थे? जब हम वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को उठाते थे, इस कॉन्सेप्ट को कि कंपनी और जो बंदा है, जो मेंबर है, वो सेपरेट है। ठीक है, उनकी दोनों सेपरेट है, लेकिन कभी कभार हम कहते थे कि यार जिस बंदे ने कंपनी बनाई है दोनों एक ही हैं। जब हम वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन उठाते थे, जब हम देखते थे कि कोई कंपनी के नाम पे कोई अनजस्ट बेनिफिट तो नहीं ले रहा, जैसे शैम कंपनी बना दी अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस को इवेट करने के लिए, तो उस सिचुएशन में हम कहते थे कि यार कंपनी और ये बंदा सेम ही है। ठीक है, इसने गलत मकसद के लिए कंपनी बनाई है, तो ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है। सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी का ये मतलब होता है ना कि कंपनी अलग है और उसका मेंबर जो है वो अलग होते हैं, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। तो वेल ऑफ इन कॉर्पोरेशन को जब आप उठाते हो, तो ये सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी को आप इग्नोर करते हो ना। वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन उठाने का मकसद ही ये होता है कि बंदे को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराना कंपनी के किसी एक्ट के लिए। ठीक है, तो आप इग्नोर कर सकते हो, कब इग्नोर कर सकते हो? जब आप वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लिफ्ट करते हो। फिर है कि किन दो सिचुएशन में आप वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लिफ्ट कर सकते हो? नंबर वन, जब एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही हो, या जिस कंपनी का दिवालिया निकल गया हो, बंद हो रही हो, तो उस सिचुएशन में आप वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन को उठाते हो। क्यों? ये देखने के लिए कि क्या डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल था, कि जो कंपनी का दिवालिया निकल गया, इतना उस पर लोन चढ़ गया, कर्ज चढ़ गया, तो क्या डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल था? तो इस सिचुएशन में आप वेल उठा के देखते हो कि डायरेक्टर्स अगर रिस्पॉन्सिबल थे तो उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा डेट्स ऑफ कंपनी के लिए, क्योंकि उनकी गलत मैनेजमेंट की वजह से कंपनी के ये हाल हुए हैं। तो कंपनी को इस सिचुएशन में आप ये नहीं कहोगे कि सेपरेट है। ठीक है, वही वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन उठाने वाली बात है। टू ट्रीट अ ग्रुप कंपनी ए सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, यस, कभी कभार ग्रुप कंपनी को एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी आप ट्रीट कर सकते हो। हमने डीएचएन फूड डिस्ट्रीब्यूटर वाला केस भी क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, ये उसी के हवाले से है। तो ये पहले दो ही ऑप्शन होंगे। क्लियर है ये? जी जी। अब आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द जनरल ड्यूटी ऑफ प्रोमोटर। प्रोमोटर की एक जनरल ड्यूटी क्या होती है? कि प्रोमोटर से आप बेसिकली क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हो? तो ये आपने याद रखना है कि आप प्रोमोटर से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि वो रीजनेबल स्किल और केयर शो करे। ठीक है, फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग प्री इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी से बनने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, पहले है कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी रेटिफाइड बाय द कंपनी, कि हर सूरत में प्री और इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपनी ने वैलिडेट करना है, उसको वैलिड करना है, तो नहीं, मस्ट नहीं होता। ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी रेटिफाई कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कंपनी उस वक्त एग्जिस्टेंस में होती ही नहीं है। एक चीज जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सकती है? ठीक है, तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी रेटिफाई नहीं कर सकती।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज नॉट लायबल ऑन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से कौन सी पार्टी है जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से? तो कंपनी की नहीं है, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? बाकी प्रमोटर ने अगर थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टीज और प्रमोटर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, बेशक कंपनी के नाम पे हुआ हो, लेकिन कंपनी तो एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट था, तो कंपनी की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट अ पब्लिक कंपनी मीट बिफोर इट कैन ट्रेड, तो हमने पढ़ा था कि उसको ट्रेडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट अ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी को सीधा सीधा जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। पब्लिक कंपनी को ट्रेडिंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बुक्स इज अ पब्लिक विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बुक्स इज अ पब्लिक कंपनी नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू कीप, इसमें से कौन सी बुक है जो कि बाय लॉ रिक्वायर्ड नहीं है पब्लिक कंपनी को कीप करना? तो रजिस्टर ऑफ पीपल विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, यस। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स जो है ना, यानी कि जो लोन स्टॉक्स वगैरह इसके हवाले से, ये कोई लॉ नहीं कहता कि आपने ये जो है ये आपने रखना है। ये हमारे कैप्लन में लिखा हुआ भी नहीं था जब हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे कि ये रजिस्टर मेंटेन करने। तो बाय लॉ रिक्वायर्ड नहीं होता कि जो आप जिन्होंने आपको लोन दिया हो बेसिकली उनके हवाले से रजिस्टर आपने मेंटेन करना हो, ठीक है। बाकी जिसका इंटरेस्ट इन शेयर्स है या जिसका सिग्निफिकेंट कंट्रोल है वो आपको रजिस्टर यानी कि रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। बाकी है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से क्या स्टेटमेंट ट्रू है? रजिस्टर मस्ट इंक्लूड शैडो डायरेक्टर, नहीं, हमने कहा था रजिस्टर में शैडो डायरेक्टर की डिटेल नहीं लिखी होती। रजिस्टर मस्ट बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय कंपनी मेंबर फॉर अ फी, कंपनी मेंबर जो है वो रजिस्टर को फ्रीली इंस्पेक्ट कर सकता है, जो पब्लिक मेंबर होगा उसके लिए एक फी होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। बाकी द रजिस्टर मस्ट इंक्लूड अ सर्विस एड्रेस फॉर ईच डायरेक्टर, यस। रिकॉर्ड्स में डायरेक्टर्स के हर किसी डायरेक्टर का सर्विस एड्रेस जो कि यूजली कंपनी का ही होता है वो होना जरूरी है। फिर है द रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज टू फॉर्म अ कंपनी, कंपनी बनाने का काम किसका होता है? वो प्रोमोटर का होता है, ठीक है, वही कंपनी को सेटअप करता है, प्रोमोटर का काम होता है। बाकी है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग प्रोमोटर इज करेक्ट, प्रोमोटर के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एन अकाउंटेंट हु एक्ट्स इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज अ प्रोमोटर, हमने कहा है कि जो बंदा प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा होता है, हमने क्लास में डिस्कस किया था, वो प्रोमोटर नहीं होता, तो ये तो गलत है। अ प्रोमोटर में नॉट मेक प्रॉफिट एज रिजल्ट ऑफ हिज पोजीशन, प्रोमोटर जो है वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता अपनी जो वो काम करता है जो उसकी पोजीशन होती है, तो गलत है। लेजिटिमेट जो उसका बनता है वो तो प्रॉफिट उसका बनता है ना, वो तो कमा सकते हैं ना। या इलीगल प्रॉफिट या जो मतलब दूसरी पार्टी को नुकसान देके झूठ बोल के ज्यादा प्रॉफिट कमाया वो गलत है, लेकिन जो लेजिटिमेट उसका बनता है वो तो प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये कह देना कि वो कमा नहीं सकता प्रॉफिट, तो ये तो गलत है, जाहिर सी बात है, काम कर रहा है तो फायदा तो उसने लेना है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। A promoter that acts as an agent for others must not put themselves into position where their own interests clash with the company. Yes, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए प्रमोटर का, ठीक है। प्रमोटर जो है वो अगर कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में उसको काम करना चाहिए, ठीक है, कंपनी की जब वो फॉर्मेशन कर रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी लास्ट स्टेटमेंट ये है कि प्रमोटर में नॉट ओ शेयर इन द कंपनी दैट दे आर फॉर्मिंग, ये तो गलत है। शेयर तो कोई भी हो कर सकता है, कंपनी बना के वो बाद में उसमें शेयर होल्डिंग भी ले सकता है, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है। इसके बाद है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स दैट अ प्रमोटर कैन यूज टू अवॉइड लाइबिलिटी ऑन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से दो मेथड्स हैं जो कि प्रमोटर इस्तेमाल कर सकता है अगर वो अपनी लाइबिलिटी को अवॉइड करना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है लाइबिलिटी से, ठीक है। तो पहला तो बहुत सिंपल है कि वो रनिंग कंपनी खरीदे, जब रनिंग कंपनी वो खरीदेगा तो प्री इनकॉर्पोरेशन वाला चक्कर ही नहीं होगा, कंपनी ऑलरेडी बनी होती है, वो रनिंग कंपनी परचेज की हुई है, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट सही होंगे, ठीक है, प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नोवेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट को नोवेट कर दे, या वो कहे कि यार अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर लिया थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन मैं फिर अगेन कॉन्ट्रैक्ट करूंगा जब कंपनी बन जाएगी, ठीक है, तो इसको कहते हैं नोवेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये दो वो काम कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। उसके बाद है टू रजिस्टर अ कंपनी एंड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी को रजिस्टर करने के लिए काफी कुछ भेजना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, इसमें से क्या चीज है जो कि आपको नहीं भेजनी पड़ती रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को? तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को नहीं भेजने पड़ते कंपनी को रजिस्टर करते हुए, ठीक है। बाकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस और स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज ऑफिसर्स आपको भेजना होता है। उसके बाद है प्रोमोटर सेंड द डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू रजिस्टर कंपनी टू द रजिस्ट्रार ऑन 1 जनवरी 2011 ज्यूम कर लेते हैं, द रजिस्ट्रार रिसीव द डॉक्यूमेंट्स ऑन 4
द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज डेटेड 6th। तो जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है तो बस उसी दिन कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हो जाती है, ठीक है। कब रिसीव हुआ है वो नहीं आप काउंट करते कि कंपनी तब इनकॉर्पोरेट हुई है। कब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है वो आप काउंट करते हो। बाकी ये बात आपने याद रखनी है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से कंपनी तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी जब जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाए ट्रेड स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस मस्ट अ पब्लिक कंपनी री रजिस्टर एज अ प्राइवेट कंपनी। तो ये बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर का सवाल है कि पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी के तौर पर री रजिस्टर करना चाहती है तो क्या किस सर्कमस्टांस में कर सकती है। तो ये अगले चैप्टर का सवाल है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि जब कंपनी का शेयर कैपिटल 50,000 पाउंड से कम हो जाए ना पब्लिक कंपनी का, तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी का स्टेटस अपना खत्म करके ना दोबारा एज अ प्राइवेट कंपनी रजिस्टर हो सकती है, ठीक है। ये हमने आगे पढ़ना भी है, लेकिन जस्ट अभी एक ही एमसीक्यू था तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स इज नॉट परफॉर्म बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसमें से कौन सा काम है जो कि रजिस्ट्रार नहीं करता, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है रजिस्ट्रार, बिल्कुल करता है। जो कंपनी ऑफ द शेल्फ सोल्ड हुई है उसकी रजिस्ट्रेशन करता है, बिल्कुल करता है। कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की कॉपी को फाइल करता है, नहीं वो ये काम नहीं करता रजिस्ट्रार, ठीक है। बाकी स्पेशल रेजोल्यूशंस को फाइल करना बिल्कुल रजिस्ट्रार करता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो तो कंपनी ने खुद रखे होते हैं, रजिस्ट्रार उसका उससे डीलिंग नहीं करता, वो तो कंपनी का अपना रिकॉर्ड होता है कि हमारे ये शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। तो उसका रजिस्ट्रार से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी तीनों चीजें जो है वो रजिस्ट्रार की ही जिम्मेदारी होती हैं। लास्ट है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि कितना टाइम पीरियड के लिए रिकॉर्ड्स रखने चाहिए। तो प्राइवेट लास्ट चीज हमने पढ़ी थी चैप्टर 7 की क्लास में कि प्राइवेट कंपनीज को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स 3 साल तक रखने चाहिए और पब्लिक कंपनीज को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स 6 साल तक रखने चाहिए। क्लियर है? जी। सही है। इसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी पे। ये भी चैप्टर 7 का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज साइंस कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन साइन करता है? तो जो पहले शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको आप सब्सक्राइबर्स बोलते हो वो MOA साइन करते हैं। सब्सक्राइबर्स का मतलब होता है पहले शेयर होल्डर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिस्क्राइब हाउ द कंपनी इज टू बी मैनेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड। यस, मॉडल ये आपको बताते हैं मॉडल आर्टिकल्स की कंपनी को कैसे चलाना है। अ कंपनी मस्ट ओनली यूज द मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दैट आर रेलिवेंट टू इट्स टाइप ऑफ द कंपनी। तो मस्ट नहीं होता मॉडल आर्टिकल्स को यूज करना, आपको पता है कंपनी अपने आर्टिकल्स भी बना सकती है, ठीक है। बाकी ये है कि द कंटेंट ऑफ मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द मेंबर्स। तो मॉडल आर्टिकल्स को आप अमेंड कर सकते हो। हमने पढ़ा था कि कोई कंपनी ऐसी भी होती है कि वो मॉडल आर्टिकल से आधे पॉइंट्स उठा ले, आधे उसके अमेंड कर सकती है, आधे अपने बना सकती है। तो आप बाउंड नहीं हो कि आप अमेंड नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली अमेंड कर सकते हो। तो दूसरी दो स्टेटमेंट फॉल्स हैं, पहली करेक्ट है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग दैट वुड बी फाउंड विद इन अ मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में से इसमें से क्या चीज है जो कि उसमें शामिल नहीं होगी? राइट ऑफ मेंबर्स के हवाले से क्लॉज लिखी होगी, बिल्कुल लिखी होगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के हवाले से क्लॉज लिखी होगी, बिल्कुल लिखी होगी। मिशन स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के हवाले से क्लॉज जो है वो मॉडल आर्टिकल्स में नहीं लिखी होती, ठीक है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चेंजिंग अ कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के आर्टिकल्स अगर आपने चेंज करने हैं तो उस हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमने बात की थी कि आर्टिकल्स को आप जो है वो रेजोल्यूशन विद 75% मेजोरिटी के थ्रू चेंज कर सकते हो, और आपको जो चेंजेस हैं उसकी जो कॉपीज हैं वो रजिस्ट्रार को 14 दिनों के अंदर भेजनी होती हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सी में उसने लिखा हुआ है कि जो कॉपीज हैं वो आपको 28 दिनों में भेजनी होती हैं, तो गलत है, 14 दिनों में भेजनी होती है, ठीक है। बाकी ऊपर जो लिखा हुआ है कि कंपनी में ओनली चेंज आर्टिकल वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो जरूरी नहीं है। कभी भी रिटर्न रेजोल्यूशन के थ्रू कंपनी जो है वो कर सकती है आर्टिकल चेंज, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि साल में एक ही दफा अपने आर्टिकल्स को चेंज करे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टू द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज वाइड। तो मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि ऐसी चेंजेस जो कि कंपनी एक्ट के खिलाफ हों, उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रही हों, वो इनवैलिड होती हैं, ठीक है। बाकी चेंजेस दैट अलाउ अ मेंबर एडिशनल वोट्स सो दैट दे मे ब्लॉक कंपनीज रेजोल्यूशन ऑन सर्टेन इश्यूज। तो ये कोई वाइड नहीं होगी, ये चेंजेस बल्कि हुई भी थी जब आपको याद होगा कि एक बंदे ने शेयर एक्स्ट्रा ट्रांसफर कर दिए थे जिससे वोट्स एडिशनल आ गए थे, किए उसने किसी और बंदे को थे, और उस बंदे ने जाहिर सी बात है बात भी जिसकी शेयर से उसी की सुननी थी।
तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये आर्टिकल आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी चेंजेस दैट रिस्ट्रिक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, के जो कंपनी के ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रही हो, तो जरूरी नहीं है चेंज जो है, कोई भी चेंज जो कि बेनिफिशियल फॉर द कंपनी एज अ होल हो, बेशक उसकी वजह से हार्डशिप आ रही हो, स्टिल वो चेंज जो है वो वैलिड होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा चेंज जो कि कंपनी एक्ट के मुखालिफ जा रहा हो वो वैलिड नहीं होता। तो ये फिर आपका जो है आंसर सी होगा कि ये जो ऐसा चेंज, ऐसा आर्टिकल में चेंज जो कि कंपनी एक्ट के खिलाफ है, तो वो वाइड है, यानी कि इनवैलिड है। वाइड का मतलब होता है इनवैलिड। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रूल कंसर्निंग कंपनी नेम, कंपनी नेम्स के हवाले से कौन सा रूल करेक्ट है। A company may be required to change its name if it is deemed offensive by the Secretary of State. Yes, Secretary of State को अगर लगे कि ये जो नाम है ये ऑफेंसिव है, ठीक है, तो वो कंपनी को अपना नाम चेंज करना पड़ सकता है। बाकी ये कंपनी में नॉट सेट इट्स ओन रूल फॉर चेंजिंग इट्स नेम, तो कंपनी मतलब नाम बदलाना तो खुद से भी नाम बदला सकती है, अगर एग्जिस्टिंग से मिलता जुलता है तो खुद से चेंज कर सकती है, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है नहीं कर सकती। थर्ड है, अ कंपनी मे नॉट हैव अ नेम दैट सजेस्ट अ कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, कंपनी का ऐसा नाम नहीं हो सकता कि वो जो गवर्नमेंट से मतलब उसका नाम पढ़ के अगले को लगे कि यार गवर्नमेंट लिंक्ड है। तो नहीं, अगर ऐसा मतलब ऐसा नाम आप बना सकते हो, बस क्या होता है कि आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉन्सेंट चाहिए होती है, उसका अप्रूवल चाहिए होता है, तो इन्होंने कहा है आप ऐसा नाम बना ही नहीं सकते, तो गलत लिखा हुआ है। फिर उसे उसके बाद है, आर कंपनीज परमिटेड टू चेंज देयर नेम्स एंड डोमिसाइल्स, क्या कंपनी अपने नेम और डोमिसाइल्स को चेंज कर सकती है। तो कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है लेकिन अपना डोमिसाइल चेंज नहीं कर सकती, ये आपने बस याद रखना है। नाम तो हम जाहिर सी बात हमने पढ़ा है कि नाम चेंज हो सकता है, रूल्स होते हैं उस पर कब कब चेंज होता है, लेकिन डोमिसाइल चेंज नहीं होता। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज कॉन्ट्रेक्चुअली बाइंड बाय द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कंपनी के आर्टिकल्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से कंपनी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी जो है वो बाउंड होते हैं। तो कंपनी तो डेफिनेटली बाउंड होगी। बाकी मेंबर्स इन कैपेसिटी अदर देन एज अ मेंबर, नहीं। तो सिर्फ मेंबर ही है ना, अपनी कैपेसिटी एज अ मेंबर में बाउंड होता है, इन्होंने लिखा हुआ अदर देन अ मेंबर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डायरेक्टर्स भी मेंबर नहीं होते ना, तो वो भी बाउंड नहीं है, थर्ड पार्टी भी नहीं है। तो कंपनी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है, a company may have restrict objects and therefore it may not be permitted to enter into certain contracts, यानी कि कंपनी जो है वो उसके restricted objects होते हैं और अपने बिजनेस से हट के वो कोई certain contracts में उसको ये परमिशन होती है कि वो एंटर ना करे, ठीक है। which of the following statement describe the position of third party whose contract with the company is outside the scope of its objects। अब इस सवाल का मतलब ये है कि कंपनी ने अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, जो बिजनेस से थोड़ा हट कर है, बिजनेस रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो देखें, बेशक कंपनी ने जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी एक लीगल एग्जिस्टेंस होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है, बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड द थर्ड पार्टी, सिंपल। अगर आपकी कंपनी है, आपने कंपनी के जो बिजनेस है उससे हट कर किसी चीज में आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो किया तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट की लीगल एग्जिस्टेंस होती है, तो वो कंपनी और थर्ड पार्टी पे बाइंडिंग है, उसको फॉलो करना है आपने। फिर उसके बाद है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कंटेंट्स ऑफ द कंपनीज मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो है वो डिविडेंड्स के हवाले से बात होती थी, ठीक है। चैरिटेबल डोनेशंस के हवाले से बात नहीं होती थी, रेम्यूनरेशन कमेटी के हवाले से बात नहीं होती थी। हाँ, डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करना है, उनका रिमूवल का क्या प्रोसीजर है, वो आर्टिकल्स में बताया जाता था। तो ए और डी आपका आंसर होंगे। Then which of the following is true regarding the content of model articles of association? तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द कंटेंट्स। मॉडल आर्टिकल्स सेम होते हैं हर कंपनी के लिए, नहीं। मॉडल आर्टिकल्स हमने देखा था कि लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, इनके लिए अलग अलग होते हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए अलग होते हैं। फिर रेमुनरेशन के हवाले से क्लॉज होती है मॉडल आर्टिकल में, नहीं। एथिकल ट्रीटमेंट कैसे करनी है, सप्लायर के साथ कैसे ट्रीट करना है, क्या इस हवाले से मॉडल आर्टिकल्स में कोई क्लॉज होती है, नहीं। मेंबर से कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या इस हवाले से कोई कंटेंट होता है मॉडल आर्टिकल्स में, तो डेफिनेटली होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन विद मेंबर्स हमने जो कल चैप्टर भी किया था उसमें 8-9 चीजें लिखी हुई थी मेजर, तो उसमें शामिल था। तो डी जो है ना वो होता है, वो मॉडल आर्टिकल्स का कंटेंट होता है, पार्ट होता है। उसके बाद है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन आर सफिशिएंट टू ऑल्टर अ कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन को आपने चेंज करना है, ऑल्टर का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आर्टिकल्स। तो कौन सी रेजोल्यूशन आपको चाहिए होती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो जाता है, नहीं। रिटर्न रेजोल्यूशन से हो जाता है विद 75% मेजोरिटी प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। पब्लिक कंपनी में स्पेशल होती है और
और प्राइवेट कंपनी में रिटर्न होती है। तो अगर रिटर्न रेजोल्यूशन है 75% से ज़्यादा, आपके पास मेजोरिटी वोट है, तो आप आर्टिकल यानी कि रूल चेंज कर सकते हो। उसके बाद है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपनी अल्टरिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रू। रिस्ट्रिक्शंस कंपनी पे लगाई जाती हैं कि इन सूरत में आप चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कौन सी जो रिस्ट्रिक्शन है वो ट्रू है। एन अल्टरेशन में नॉट कंपेल मेंबर्स टू परचेज मोर शेयर इन द कंपनी, ट्रू। क्या आप कोई ऐसा चेंज नहीं कर सकते रूल्स में कि यार उस रूल में चेंज करके आप ये कहेंगे जो करंट शेयर होल्डर्स हैं वो पैसा और दें, ऐसा कोई रूल आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है कि एन ऑल्ट्रेशन मस्ट बी बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंपनीज मेंबर, नहीं। एन ऑल्ट्रेशन मस्ट बी बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी एज अ होल, हमने पढ़ा था कंपनी एज अ होल को बेनिफिशियल हो, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। बाकी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ कंपनी नेम, नो नेम में बी ऑफेंसिव और सेंसिटिव एज डिफाइंड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अगर कोई नेम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आपको डिफाइन कर दिया तो उसको आप ऑफेंसिव और सेंसिटिव नहीं बोलोगे, तो स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी ऑल प्राइवेट कंपनीज मस्ट एंड देयर नेम विद एलटीडी, नहीं। कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी जो होती थी वो प्राइवेट ही होती थी, लेकिन वो सीआईसी एंड पे लिखती थी, तो हर प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड पे एलटीडी आना जरूरी नहीं है। नेम दैट सजेस्ट अ कनेक्शन विद गवर्नमेंट आर वाइड, वो नेम जो कि गवर्नमेंट से कनेक्शन को सजेस्ट करते हैं वो इनवैलिड होते हैं, नहीं। अगर वो नेम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से आपने उसकी कंसेंट से अप्रूव करके लिए हुए तो वो वाइड नहीं होंगे। कंपनीज दैट आर रजिस्टर्ड एज वेल्श मस्ट एंड देयर नेम इज सीवाईएम, तो ऐसी भी कोई चीज नहीं होती, तो ये भी फॉल्स है। उसके बाद है विच टू स्टेटमेंट्स कंसर्निंग कंपनीज नेम एंड पासिंग ऑफ एक्शन आर करेक्ट, यानी कि वही टॉट ऑफ पासिंग ऑफ के आप कंपनी के दो कंपनीज के नाम बहुत सिमिलर हैं, जिसकी वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है और जिसकी वजह से एक कंपनी के बिजनेस को नुकसान पहुंचता है, तो उस सवाल से वो पूछा है कौन सी दो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है कि कंपनी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोर्ट इंजंक्शन फ्रॉम यूजिंग इट्स नेम इवन इफ इट इज प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड, कि कंपनी को आप एक कंपनी को प्रिवेंट कर सकते हो कि अपना नाम ना इस्तेमाल करे, बेशक वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो। तो बिल्कुल बेशक प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो, लेकिन अगर वो नाम किसी और जैसा है उसका और कनेक्शन सजेस्ट कर रहा है तो उसको इंजेक्शन हो सकता है, ठीक है। अ, उसके बाद है कोर्ट्स कैन रिफ्यूज एन इंजेक्शन टू प्रिवेंट द यूज ऑफ द कंपनी नेम इफ बिजनेस आर सफिशिएंटली डिफरेंट इन नेचर। कोर्ट जो है वो इंजेक्शन इन सिचुएशन में नहीं देती कि अगर कंपनीज की जो नेचर है वो डिफरेंट हो, तो यस, मतलब कि अगर कंपनीज की नेचर डिफरेंट है तो फिर तो कंज्यूमर में कंफ्यूजन नहीं होगी ना। अगर एक स्पोर्ट्स की कंपनी है, एक डेयरी मिल्क की कंपनी है, बेशक नाम कुछ ना कुछ सेम हो रहा हो, लेकिन अगर दोनों सेपरेट हैं तो फिर तो कंफ्यूजन क्रिएट हो ही नहीं सकती, टॉट ऑफ पासिंग ऑफ होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बात भी सही है, ठीक है, करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी लिखा हुआ है कि ओनली द कंपनी नेम्स एजुकेटर्स कैन क्रिएट अ न्यू कंपनी नेम, तो जरूरी नहीं है, कोर्ट भी जो है आपको सजेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो पहली दो स्टेटमेंट फॉल्स हैं, लास्ट टू जो है वो आपकी करेक्ट है।